हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने एक डायग्रामिक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनका डिस्कस करने वाले थे, एक एक डायग्राम को अच्छे से एनालिसिस करने वाले थे। तो आज अपना सेकंड डायग्राम है, ठीक है ना, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको डिस्कस करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन आज। अपन आज माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। किसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। आज कौन सा टॉपिक रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ हिस्ट्री को भी जान लेते हैं सबसे पहले, या माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द का मीन्स क्या होता है, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो माइटोस, ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा वर्ड कौन सा होगा? कॉन्ड्रिया होगा। पहला कौन सा होगा? माइटो। माइटोज का मतलब होता है सूत्र, ठीक है। और जबकि कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिका। इसे हिंदी के अंदर सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। किसको जाना जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ हिस्ट्री का डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हिस्ट्री का डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री क्या रही होगी इसकी, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कॉलिंकर नामक ने देखा था। कॉलिंकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था, ठीक है ना। कॉलिंकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था, ओके। कौन से साइंटिस्ट ने देखा था? कॉलिंकर ने देखा था सबसे पहले, ठीक है ना। इसकी खोज का जो श्रेय होता है, या इसकी खोज किसने की थी, ये किसको जाता है? ये मोस्टली अल्टमान अल्टमान एंड फ्लेमिंग को जाता है, ठीक है। किसको जाता है? अल्टमान और फ्लेमिंग को जाता है। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान नामक वैज्ञानिक और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी, ओके। इसके अलावा अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट, ओके। जबकि फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया और फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया? फाइला नाम दिया। इसके अलावा बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। सॉरी, इस बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था। क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था, ठीक है ना। जो कोलिंकर नाम का साइंटिस्ट था ना, इसने इंसेक्ट की मसल्स में इसको खोजा था। इंसेक्ट की मसल्स के अंदर, या मसल्स की जो सेल थी, इसके अंदर इसको खोजा था, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे और वैज्ञानिकों ने काम किया है। एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है शेकविट्ज, ठीक है। आपको आपने ये भी सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से। तो शेकविट्ज ने पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी कहा था, ठीक है ना। पावर हाउस सेल नाम क्या किसने दिया था? शेकविट्ज ने दिया था। एक पेडजियस नाम का साइंटिस्ट था। कौन सा साइंटिस्ट था? पेडजियस, ठीक है ना। इसने सार्कोसोम बोला था इसको, सार्कोसोम, ओके। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी हिस्ट्री रही होगी। हिस्ट्री में कोलिंकर नामक वैज्ञानिक ने इंसेक्ट की मसल्स के अंदर इसको देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरी बात, आगे जो साइंटिस्ट आया था, अल्टमान आया था। अल्टमान और फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी का ज्यादा खोज करने का श्रेय इनको जाता है। अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था, जबकि फ्लेमिंग ने फाइला नाम दिया था। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया, शेकविज ने पावर हाउस ऑफ सेल बोला, और पेटजियस ने सार्कोसोम बोला था, ठीक है ना। इस तरह से इसकी कुछ हिस्ट्री रहेगी। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 15 टू 20 डेज होती है, ठीक है ना। ये इतने दिन जीवित रह सकता है, 15 से लेकर 20 दिन जीवित रह सकता है, ठीक है ना। आगे अपन अगर इसकी साइज की और शेप की बात करें, ठीक है ना, साइज और शेप की बात करें, तो इसकी साइज में इसकी लंबाई होती है ना, लंबाई,
ठीक है ना। ये 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होती है। ओके, चौड़ाई इसकी ऐसी होती है। अगर इसकी अपन शेप की बात करें, इसकी आकृति की बात करें, किसकी बात करें? इसकी आकृति की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल आकार का होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल आकार का होता है, या अपन बोल सकते हैं बेलनाकार आकृति का हो सकता है। और किसी सेल के अंदर ये कितनी की नंबरिंग में प्रेजेंट हो सकता है, तो मैं बता देता हूं। इसकी नंबरिंग होती है 500 से लेकर 1600 तक, ठीक है। इसकी नंबरिंग कितनी होती है? 500 से लेकर 1600 तक होती है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि जो सेल्स होती है वो कितनी एक्टिव है। जो सेल ज्यादा एक्टिव होगी उसमें ज्यादा नंबरिंग में मिलेंगे, और जो सेल कम एक्टिव होगी उसमें कम नंबरिंग में मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो सारा इसका कुछ अपन ने डिस्कस किया है, इतनी नंबरिंग में प्रेजेंट होता है। एक बात और बता देता हूं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, बाउंडेड ऑर्गेनेल ही होता है। मतलब इसके बाहर की तरफ दो परतें पाई जाती है, दो झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है ना। इस ऑर्गन के पास दो तीन ऑर्गन ही ऐसे होते हैं जिसके पास डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मोस्टली एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा कौन सा होता है? सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस भी होता है। तो ऐसा ऑर्गन होता है जिसके पास दो झिल्लियां पाई जाती है। ये तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ हिस्ट्री का डिस्कस किया है। इसके बाद में अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका डिस्कस करेंगे। तो अब अपन इसकी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसी होती है, अपन ने डायग्राम बनाना था, तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी, इसको जानने की कोशिश की। लेकिन अब इसकी संरचना का डिस्कस करते हैं। तो संरचना मैं बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो इसकी संरचना अगर अपन बनाते हैं तो सबसे पहले तो अपने को ये पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो इसके पास दो परतें पाई जाती है, ठीक है ना। इस तरह से मान लो मैं ये बेलनाकार स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ओके, इस तरह से, ओके। इस स्ट्रक्चर को मैंने बनाया है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बनाया, एक मेम्ब्रेन ये बनाई है, ठीक है ना। दो परत बनी होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी कौन सी होती है? इनर मेम्ब्रेन, ओके। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है जो थोड़ी फोल्डिंग होती है कुछ जगह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फोल्डिंग फॉर्म में पाई जाती है, इस तरह से, ओके। इस तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये फोल्डिंग में होती है, अंतर्वलित होती है अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरह से अपने बाहर की तरफ बनाई है, ठीक है। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन बनाई है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ओके, जिसे हिंदी में बाह्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाह्य झिल्ली। और इसका जो डायमीटर होता है, अपन बोल सकते हैं लगभग 75 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, 75 एंगस्ट्रॉन्ग की होती है ये। इसके अलावा अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है ना, अपने अंदर की तरफ भी एक मेम्ब्रेन बनाई है। इस मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। ये भी 75 एंगस्ट्रॉन्ग की होती है, ठीक है। ये भी कितनी होगी? 75 एंगस्ट्रॉन्ग की होगी। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बीच बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, इस तरह से आपने देख रहे हो। अब ये बीच बीच में ऐसे स्पेस है इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर, ओके, इस तरह से होता है। बीच बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है इस तरह से, ठीक है। सो हो रहा होगा इधर की तरफ स्पेस होता है, ठीक है। और इस स्पेस को एक नाम से जाना जाता है, पेरिप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, स्पेस के नाम से जाना जाता है, पेरिप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है इसका, ठीक है ना, ये लगभग 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है ना, ये बात भी याद रखना। अब अपन बात करते हैं इसके बीच के अंदर ऐसे जो लिक्विड भरा रहता है, या इसके अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ। और इसे मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मैट्रिक्स,
इसको किस नाम से जाना जाएगा? मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स होता है, इसी मैट्रिक्स में एक साइकिल चलता है जिस साइकिल को क्रेब साइकिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए एक साइकिल चलता है जिस साइकिल को अपन किस नाम से जानते हैं? क्रेब साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? किस में चलता है? ये मोस्टली मैट्रिक्स में चलता है। इसके अलावा ये जो अंदर की तरफ अपन ने मेम्ब्रेन बनाई है, अंदर की तरफ अपन ने एक मेम्ब्रेन बनाई है, और ये मेम्ब्रेन कुछ जगह से फोल्डिंग होती है। जहां जहां फोल्डिंग होती है, इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर को क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। और क्रिस्टी के ऊपर की तरफ कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। हर क्रिस्टी के ऊपर मिलेंगे इस तरह से कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। मैं इधर की तरफ बना रहा हूं इस तरह से, इधर भी मैं बना देता हूं। ओके, इस तरह से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हर क्रिस्टी के ऊपर पाए जाएंगे। ओके, इस तरह से। ठीक है, अपने ऐसे पार्टिकल्स बना देते हैं। इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स को अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? उस पार्टिकल्स को F1 पार्टिकल्स, ठीक है, या F0 पार्टिकल्स, F1 कण, या अपन क्या बोल सकते हैं? F0 कण के नाम से जान सकते हैं, या इसे ऑक्जीसोम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑक्जीसोम के नाम से। ठीक है ना? इस प्रकार से होता है। और इसी ऑक्जीसोम्स पे एक सिस्टम चलता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ईटीएस चक्कर चलता है। ठीक है ना? या ईटीएस साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अपन किसी एक F1 पार्टिकल्स को अलग लेके देखें, अगर अपन क्या करें, किसी F1 पार्टिकल्स को अलग लेके देखें, इधर की तरफ मैं F1 पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, F1 पार्टिकल्स इस प्रकार का होता है। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को F1 भाग बोलते हैं या पार्ट बोलते हैं। नीचे वाले ये जो बेस के अंदर होता है इसे F0 बोलते हैं, ये बेस पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होता है इसे स्टॉक बोलते हैं। ठीक है ना? वरंतीय भाग बोलते हैं। F1 को हेड पार्ट के नाम से जाना जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, स्टॉक और बेस। ठीक है ना? और मोस्टली जो अपन ईटीएस चक्कर चलवाते हैं ना, ईटीएस चक्कर का अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये F1 भाग पर चलता है। कौन से भाग पर चलता है? F1 भाग पर चलता है। तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर जानी, और इसके अंदर की तरफ खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसके अंदर की तरफ एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है? डीएनए है, खुद का डीएनए है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है इसके पास। इसके अलावा इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। इस तरह से इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम मोस्टली प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, तो इसका नाम क्या कर देते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होता है ना, ये 70s प्रकार का पाया जाता है। ठीक है ना? कितने प्रकार का पाया जाता है? 70s। तो ऐसा बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पहले अपन बात करें बैक्टीरिया के अंदर रखा जाता था। ये प्रोकैरियोट्स थे क्योंकि खुद का इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना? खुद का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, और खुद का डीएनए होने की वजह से इसको पहले प्रोकैरियोट्स में रखा गया था। ये एक सेल की तरह फंक्शन किया करता था, धीरे धीरे अपनी सेल्स के अंदर आया। इससे पहले इसे प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया था। ठीक है ना? तो इसकी वजह से राइबोसोम होता है वो कितने एस प्रकार का पाया जाता है? 70s प्रकार का पाया जाता है, या 70s। आपने पढ़ा होगा राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक 80s होता है और दूसरा कौन सा होता है? 70s होता है। 80s को 2 टाइप में डिवाइड किया है, 60s और 40s। ठीक है ना? जबकि 70 को 50 और 30 के अंदर डिवाइड किया है। 70s को किस किस में डिवाइड किया है? 50s एंड 30s के अंदर। ओके, तो इस प्रकार से एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। अपने बात यही थी कि अपन एक हर डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया की बनाने की कोशिश की है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है।
कैसा ऑर्गेनेली होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, जिसके बाहर की तरफ 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना? ये स्मूथ मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन चैतर एंगस्ट्रॉम की होती है। इसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन और पाई जाती है जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, ठीक है ना? और फोल्डिंग स्ट्रक्चर को क्रिस्टी बोला जाता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन का कहा गया है। क्रिस्टी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे F1 पार्टिकल्स या F0 पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। F1 या F0 पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। अ, जो या इसे ऑक्सीजोम के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजोम को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया है इसकी स्ट्रक्चर में। सबसे पहली बेस, स्टॉक और कौन सा? हेड। हेड को F1 पार्टिकल बोलते हैं और बेस को क्या बोलते हैं? बेस को F0। स्टॉक बीच वाला पार्ट होता है, एक तंतुनुमा संरचना होती है, ठीक है ना? इसके F1 पार्टिकल्स में मोस्टली याद रखना ETS साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ETC साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? जो एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है। इसके अंदर की तरफ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में क्रेव साइकिल चलता है, ठीक है ना? आपने पढ़ा है ना, क्रेव साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ETS साइकिल, ठीक है ना? इस तरह से होता है। तो क्रेव साइकिल चलता है जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है, वर्ताकार डीएनए होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम मोस्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जो राइबोसोम होता है वो 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किस एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो इस तरह से अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर का डिस्कस किया, इसकी थोड़ी हिस्ट्री का डिस्कस किया, होता क्या है एक्चुअल में, क्या स्ट्रक्चर है, तो इसको जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए, एनालिसिस कीजिए, जो भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही उसको कमेंट करके मेरे को पूछिए। थैंक यू।